हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इज एन एलैबोरेशन ऑन द थंबनेल यू जस्ट सॉ। अब देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैमथ स्टंट, हम वुली मैमथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो अब देखिए, मैं आपको इससे पहले कि इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ क्या लिखा है हम वो डिस्कस करें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं ये एग्जाम्पल बार बार इसलिए लेती हूँ क्योंकि इसका कुछ पर्टिनेंस है। अब आपने 2022 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में गुची मशरूम्स पे एक क्वेश्चन देखा था, राइट? और ऑफ कोर्स सब इस कंक्लूजन पे लीड किया, और मैं भी बहुत बार जोकिंगली कह देती हूँ कि जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड अ स्टेटमेंट कि आई एब्सोल्युटली लव हैविंग गुची मशरूम्स, ऑल्दो वो स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि वो एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कर रहे थे, जो लोकल फार्मर्स हैं गुची मशरूम्स के, उनको प्रेरित करने के लिए। वेल, लीविंग दैट असाइड, तो हमें लगा कि इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं काफ़ी पेपर में और ये सब वगैरह। तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स उठा के देखेंगे, और मैं आपको ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, वो आप 9 से 10 महीने या एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो चल जाते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो ये चीज़ पिछले 6-7 सालों से हम देख रहे हैं कि कम से कम 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाने चाहिए, ठीक है? स्पेशली बायोडाइवर्सिटी तो आप कवर करके जाइए जो न्यूज़ में है। तो वैसे ही जब आप 2022 के प्रीलिम्स के जस्ट 1.5 साल पहले, आई थिंक जनवरी का जो महीना है, 1 साल पहले से ज़्यादा का, वो आप उठा के देखेंगे तो आपको गुची मशरूम्स का मेंशन दिखेगा विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स में, ठीक है? तो इसीलिए 1.5 साल के आपको बायोडाइवर्सिटी इन न्यूज़ वाली चीज़ें हैं, प्लीज़ आप करके जाइए। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए वुली मैमथ्स, आपको क्या लगेगा ना कि अगर आपके इस बार के प्रीलिम्स में आ गया तो आपको लगेगा हमने बिल्कुल अप्रैल में ये न्यूज़ डिस्कस की थी। तो मे बी इट्स बिकॉज मे बी जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही रीसेंट आते हैं। फिर आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस क्या हैं, वो 3-4 महीने पहले वाले या 2 महीने मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वुली मैमथ एक ऐसा टॉपिक है जो किसी और रीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले 1.5-2 सालों से। और वो आपको पता है कि एक यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा स्टार्टअप है कोलोसल बायोसाइंसेस, जो ये कोशिश कर रहा है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि हम वुली मैमथ को एक्सटिंक्शन से वापस लेके आएंगे, ठीक है? और उन्हें रिलीज करेंगे साइबेरियन टुंड्रा रीजन में। ये बात आप जानते हैं, राइट? तो इसीलिए दिस न्यूज़ हैज़ बीन वेरी रेलिवेंट। ऑल्दो अभी क्या हम देख रहे हैं, एक मीट बॉल, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, एक मीट बॉल सर्व की गई है एंड ऑल ऑफ दैट दिखाई गई है बेसिकली डिपिक्शन के लिए एक स्टार्टअप द्वारा, अगेन एक ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप द्वारा। पर आपको लगेगा एक बहुत रीसेंट न्यूज़ है और वो पेपर में आ गई। वुली मैमथ इज अ टॉपिक विच हैज़ बीन पर्टिनेंट फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। 1.5-2 साल से हम काफ़ी, ये बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, और जो एंथ्रोपोलॉजी को प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये बात पता है, दे नो दिस वेरी वेल, ठीक है? तो खैर, हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। व्हेन इट कम्स टू अ जॉइंट पब्लिसिटी स्टंट यू कांट गो रॉन्ग विद द वुली मैमथ। अब आप देखिए, जो वुली मैमथ वाली चीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत हज़ारों साल पहले दे हैव गॉन एक्सटिंक्ट, है ना? तो ऐसा एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट ना 1951 में भी हुआ था। एक अमेरिकन एक्सप्लोरर थे, वेंडल फिलिप्स डॉज। उन्होंने क्या किया, एक एनुअल डिनर ऑर्गेनाइज किया, ठीक है? और उस डिनर पे उन्होंने क्या कहा, और उनके गेस्ट जो वहाँ पे आए, है ना, द एक्सप्लोरर्स क्लब पे, तो उस डिनर पे बहुत सारे गेस्ट भी जो आए, उन्होंने ये कहा कि हमें जो सर्व किया गया था उस दिन खाने में, वो वुली मैमथ का मीट था, ठीक है? तो जो कि बिल्कुल ही बाद में फिर रिसर्च हुई, येल यूनिवर्सिटी ने उस पर काफ़ी रिसर्च वगैरह की कि किस तरह का डिनर सर्व किया गया था। तो उसमें बिल्कुल भी वुली मैमथ का मीट वो नहीं था, वो एक्चुअली एक सी टर्टल, ग्रीन सी टर्टल का मीट था, ठीक है? तो ऐसे हेडलाइन ग्रैबर न्यूज़ देने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। पर इस बारी क्या है, उस टाइम तो वो ग्रीन सी टर्टल का मीट खिला दिया था, पर अभी क्या है, एक्चुअल में कुछ हम वुली मैमथ का मीट जैसा असल में देख रहे हैं। एटलीस्ट इसमें उससे ज़्यादा वुली मैमथ है जो उसमें था, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक बहुत बड़ा मीट बॉल क्रिएट किया गया है, उसे कुक किया गया है इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलियन कल्चर्ड मीट स्टार्टअप द्वारा। वाओ ने एक साइंस म्यूजियम में एम्स्टर्डम में ये चीज़ प्रेजेंट की है।
ओके लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी ऑथर ये बताते हैं कि ये पूरी तरह से वुली मैमथ जो एक्सटिंक्ट हो चुका है ना, पूरी तरह से उसका मीट नहीं है। पहली बात तो इसको कैसे आप जानते हैं, देखिए जो वीगन और क्या इसका एम होगा है ना, कि जो आपका डाइटरी हैबिट है या फिर जो आपका डाइटरी पैटर्न है, इट शुड इम्प्रूव, इट शुड बी सस्टेनेबल, है ना, यही सब है वीगनिज्म या फिर और भी जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि आप कल्चर्ड मीट खाइए। या फिर इनफैक्ट जो ये वाओ स्टार्टअप है वो ये कहता है कि हम बिल्कुल स्क्रैच से सेल्स भी खुद बना सकते हैं एनिमल्स के, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह ऑफ कोर्स सीक्वेंस पता होगा इन्हें और इन्फॉर्मेशन है, दे गो ऑन एंड रिसर्च ऑन इट, इसीलिए ये क्लेम करते हैं कि हम बिल्कुल स्क्रैच से एनिमल सेल्स भी खुद बना सकते हैं, हमें एनिमल सेल्स भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है एनिमल्स में से। ठीक है, तो खैर यहाँ पे न्यूज़ क्या है, लेकिन ये जो वुली मैमथ का मीट बॉल बनाया गया है ये शीप सेल्स को बेसिकली यूज करके बनाया गया है। और इन शीप सेल्स में क्या किया गया है, सिंगल बिल्कुल एक ही मेमथ का जीन डाला गया है जिसे मायोग्लोबिन कह रहे हैं। मायोग्लोबिन एक्चुअली वो जीन है जो अरोमा, टेस्ट, है ना, और कलर, जो मीट बॉल को बिल्कुल वैसा देने की कोशिश, मायोग्लोबिन जो एक जीन है ना, ये उस पर्टिकुलर मीट बॉल को ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है कि उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होगा, उसका कलर बिल्कुल वैसा होगा, उसका अरोमा बिल्कुल वैसा होगा। ठीक है, तो ये मायोग्लोबिन को जो मेमथ का जीन है वो इंसर्ट किया गया था शीप के सेल्स में और फिर उसे कल्चर करके मीट बॉल बनाया गया था। इनफैक्ट यहाँ पे ऑथर ये भी बताते हैं कि ये जीन सीक्वेंस जो एक ली गई है ना मायोग्लोबिन, ये भी पूरी नहीं थी, ये भी इनफ नहीं थी कि उसको प्रॉपर वुली मेमथ का मीट जैसा स्ट्रक्चर या कल्चर दिया जा सके। तो इसमें और भी कुछ डिटेक्शन करना पड़ा था। क्या किया था यहाँ पे, थोड़ा हेल्प लिया था अफ्रीकन एलिफेंट से, अफ्रीकन एलिफेंट के जीन सीक्वेंस से, बिकॉज वो वाली मायोग्लोबिन वाली जीन सीक्वेंस भी अधूरी हमें पता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये एक मॉडर्न रिलेटिव है अफ्रीकन एलिफेंट वुली मेमथ का। अब देखिए फाइनली ये ऑथर क्या कंक्लूड करते हैं ये हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए वुली मेमथ से रिलेटेड वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस ऑथर ये कह रहे हैं कि इट वाज डिजाइन सिंपली टू ड्रॉ अटेंशन टू द, तो वैसे तो आप ये कह रहे हैं ऑथर कि आपके स्टार्टअप का केवल इतना मतलब है कि फूड पैटर्न या ये जो भी डाइटरी हैबिट्स जो है आपकी वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, पर उसमें ये आपने वुली मेमथ का मीट खिला के या प्रेजेंट करके बेसिकली क्या कर दिया, मतलब ये तो कुछ हमें समझ ही नहीं आया। तो ये चीज़ जो आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे इट गॉट कम्प्लीटली लॉस्ट, और सारा जो अटेंशन हमारा वुली मेमथ पे चला गया या फिर इस एक्सटिंक्ट एनिमल पे चला गया, ना कि इस पे कि हमारे डाइटरी पैटर्न इंप्रूव होने चाहिए। कम्प्लीटली इलॉजिकल, ये ऑथर यहाँ पे कंक्लूजन डिराइव करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टार्टअप है कोलोसल बायोसाइंसेस, उनके प्लान्स हैं कि वुली मेमथ को या उनके जैसे एनिमल्स को दोबारा लेके आएंगे एक्सटिंक्शन से, और फिर क्या करेंगे उन्हें जो साइबेरियन टुंड्रा रीजन है उसमें रिलीज करेंगे। अब कैसा होगा, कैसे हो सकता है ऐसे, उनका ये कहना है हम क्रिस्पर Cas9 वाली टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। ठीक है, एडिटिंग टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, एशियन एलिफेंट एम्ब्रियोज जो है ना, एम्ब्रियो होंगे एशियन एलिफेंट के, उन्हें लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे और उसमें दे ऑल्सो गो ऑन टू से कि हम एम्ब्रियोज को कह सकते हैं कि उसमें थोड़े से जीन्स डालेंगे वुली मेमथ वाले, और एक्चुअल में बनेगा क्या वो, क्योंकि आपने एलिफेंट के एम्ब्रियो लिए हैं, ठीक है, और आपने उसमें मेमथ का जीन डाला है, तो वो क्या बनेगा, हाइब्रिड एलिफेंट मेमथ बनेगा, जिसे हम मैमोफैंट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैमोफैंट्स जो वर्ड है ना वो भी काफ़ी न्यूज़ में है, तो मे भी आपके प्रीलिम्स में इस पर भी एक टच दिया जा सकता है कि मैमोफैंट्स जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू वुली मेमथ इज व्हाट, इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन जो एशियन एलिफेंट के जो बेसिकली एम्ब्रियोज होंगे और मेमथ, तो एलिफेंट मेमथ का जो हाइब्रिड है इट इज़ मैमोफैंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली, अब देखिए एक और चीज़, अब मैं हर चीज़ रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको जितनी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो सके वो मिले, जितनी पॉसिबल हो सकती है। तो अब क्या है ना, ऐसा करने से क्या हो, हमें क्या मिल जाएगा, ये इस स्टार्टअप को क्या मिल जाएगा साइबेरियन टुंड्रा में इन्हें रिलीज करके, वही मिल जाएगा उन्हें भी जो हमें चीता अपने भारत में लाके मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, पहली बात तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, सिंबॉलिज्म भी है कि हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट ही हो गया ये जो स्पीशीज है 1951 में, है ना। तो अब हम पहली बार अब हमने देख लिया कि बर्थ भी दिया है कूनो नेशनल पार्क में सियाया ने, तो हमारी खुद की अब यहाँ पे प्रोजनी हो गई है। ठीक है, तो लीविंग दैट अपार्ट हमारा ये भी एक एम है कि इंडिया में ग्रासलैंड्स खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट। एक समय पे ऑफकोर्स ग्रासलैंड्स हुआ करते थे क्योंकि टाइगर चले गए। टाइगर आप कह सकते हैं उस तरह की स्पीशीज थी जिसने पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन किया हुआ था और वहां पे ऐसे रखा हुआ था। अब क्या हुआ है, टाइगर चले गए, है ना,
तो टाइगर्स नहीं चीतास चले गए। तो चीतास चले गए तो वो ग्रासलैंड सिस्टम है कहीं ना कहीं वो भी खत्म होने लग पड़ा। तो जैसे आप जानते हैं ना कि एक एनिमल जो है वो कीस्टोन स्पीशीज होता है एक तरह के इकोसिस्टम का, वैसे ही जो चीतास हैं वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एक तरह से कीस्टोन स्पीशीज हैं। तो वैसे ही ये जो वुली मैमथ है ना, हम यही चाहते हैं कि धीरे धीरे उस तरह का सेल्फ मेंटेनेबल सेल्फ सस्टेनेबल ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी भारत में दोबारा रीजनरेट हो, ऐसा भी एक क्लेम है हमारा, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या चाहते हैं कि जो आर्कटिक रीजन में जब हम इन्हें रिलीज करें मैमोफैंट्स के हर्ड्स को, तो वहां पे भी जो उस समय पे ओरिजिनल नीश हुआ करता था, है ना, वैसा जो ग्रासलैंड है जो वुली मैमथ का हुआ करता था, उस तरह का इकोसिस्टम दोबारा रीस्टोर किया जा सके। ओके जब क्योंकि पता है क्या हुआ था, जब ये मैमथ्स हैं ये जब एक्सटिंक्ट हुए थे 4000 से 5000 साल पहले, तो क्यों हुए थे, क्योंकि और फिर उसके बाद क्या हुआ था, उनके एक्सटिंक्ट होने के बाद जो श्रब्स जो बेसिकली ग्रासलैंड थे ना, ग्रासलैंड की जगह श्रब्स बनने शुरू हो गए थे। श्रब्स तो आप जानते हैं कि दे लार्जर, दे बुशी एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमें बेसिकली फ्लैट ग्रासलैंड्स चाहिए जो हमें साइबेरिया पे दोबारा टुंड्रा रीजन में वापस मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो दोबारा बुशेस को कंप्रेस करेंगे, ट्रीज को नॉक डाउन कर देंगे और क्या करेंगे, ग्रासलैंड्स को फर्टिलाइज करेंगे अपनी फीसिस से। तो एक फुल फ्लेज्ड उस तरह का इन्वायरमेंट जो 5000 साल पहले हुआ करता था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली बात तो इतना हम वुली मैमथ करी जा रहे हैं, और मैमथ एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत ही सुनते हैं अपने बचपन के साइंस के और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सब्जेक्ट से, राइट। तो मैमथ क्या होता है, मैमथ बेसिकली कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी एक ऐसा एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स होता है जो आज हमें केवल ऑफ कोर्स एक्सटिंक्ट हो गया तो फॉसिल्स के थ्रू ही पता चलते हैं कि ऐसा कुछ था, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स आप इन्हें कह सकते हैं जो हमें प्लिस्टोसीन डिपॉजिट्स के थ्रू मिलते हैं, प्लिस्टोसीन डिपॉजिट्स के थ्रू जो हमें मिलते हैं जिनके रेमिनेसेंस वो मैमथ स्पीशीज होते हैं। एलिफेंट का एक ऐसा एक्सटिंक्ट ग्रुप जो आज हमें केवल फॉसिल्स के माध्यम से ही पता चलता है। कौन से फॉसिल्स, प्लिस्टोसीन डिपॉजिट्स, लेकिन ये हर कॉन्टिनेंट में आपको मिलेंगे एक्सेप्ट 2, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में हमें ये नहीं मिलते हैं। ये 2 रीजन्स हैं जहाँ पे हमें ये इस तरह के फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में सिर्फ इतना लिखा हो दे आर फाउंड ओवर एवरी कॉन्टिनेंट, नॉट एवरी कॉन्टिनेंट, देयर इज सम एक्सेप्शन, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ओके तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अभी उस समय तो हम कह रहे हैं कि प्लीस्टोसीन एपॉक था, तो आज कौन सा एपॉक है, होलोसीन, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ऑफ कोर्स आपको पता, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था रेलेवेंट के इकोसिस्टम रिस्टोरेशन होगा एक, ऑफ कोर्स आपका जो एम है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो हमें डिस्कस करना है, इट इज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल, ह्यू एंड क्राई नोटिस। अब इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेंस में आपका इसका क्या रेलेवेंस है। मेंस में आपका इसका ये रेलेवेंस है कि जीएस4 में आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग, या कैसे जो पब्लिक है या आम जनता है वो कैसे इंश्योर कर सकती है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्प कर सकती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वॉलंटियरिंग क्या होता है, या फिर ये सारे बहुत सारे कनेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सारी जगहों पे ये एग्जाम्पल यूज़ किया जा सकता है। क्या यूज़ किया जा सकता है, जो ये प्रो खालिस्तानी लीडर हैं अमृतपाल सिंह गोज ऑन रन, है ना, उनके खिलाफ बेसिकली जो अमृतसर की रूरल पुलिस है उन्होंने इशू किया है ह्यू एंड क्राई नोटिस, ठीक है। ह्यू एंड क्राई नोटिस से क्या होगा बेसिकली, इससे ये होगा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं पे छुपता हुआ इंसान दिख रहा है, अमृतपाल सिंह की अगर हम यहाँ पे बात करें, कहीं छुपता हुआ, कहीं भागता हुआ सड़क से, या बाइक पे जाता हुआ, कहीं ऐसा कुछ भी हमें दिखता है, तो अगर मुझे ऐसा दिख रहा है तो मैं इतनी तेज चिल्लाऊंगी, इतना बेसिकली अटेंशन यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगी, जब तक चिल्लाती रहूंगी जब तक उसको पकड़ नहीं लिया जाता, ठीक है। जो आसपास के लोग हैं या आसपास का पुलिस स्टेशन है वहां से वो आएंगे और फिर उसको पकड़ लिया जाएगा। दिस इज नोन एज ह्यू एंड क्राई नोटिस। वैसे तो मतलब अगर हम देखें लिटरली इसका ये मतलब है, पर ऑफ कोर्स अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी नॉलेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी एक इस तरह की फ्यूजिटिव की जिसके खिलाफ ये नोटिस निकाला गया है, तो आप प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करें। इसका मतलब वैसे लिटरल मीनिंग ह्यू एंड क्राई का क्या था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पर जो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है वो ये है
अब देखिए आप ऑफ कोर्स इतना सबको जो मैंने बताया ये तो लिख नहीं सकते, तो आप क्या करिए कि जब भी कोई ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं। और अगर इस तरह का एक ब्रॉड क्वेश्चन आ गया आपके GS2 में कि जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो केवल सीमित नहीं है इलेक्शंस में, जो सिटीजन्स हैं दे ऑल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डेमोक्रेसी या फिर टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन या टूवर्ड्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन आ गया तो दिस इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, ह्यू एंड क्राई नोट, एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल के आगे आपने लिखा ह्यू एंड क्राई नोटिस विद रिस्पेक्ट टू फ्यूजिटिव अमृतपाल सिंह, ठीक है, खत्म। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना और the examiner would understand it. Okay, 13th century roots। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है hue and cry, इसका क्या, ये रूट्स क्या है इसके, ओके तो इसके रूट्स है स्टैच्यूट ऑफ विंचेस्टर। स्टैच्यूट ऑफ विंचेस्टर से हमें इसके रूट्स मिलते हैं। इसका इनैक्ट किया गया था किंग एडवर्ड I द्वारा इंग्लैंड में 1285 के समय। ओके तो बेसिकली यहाँ पे क्यों इट वॉज sought to improve peacekeeping at a local level by revamping the existing police system, demanded that if citizens saw a crime they not only had to report it but take up a cry to alert the police। जैसे कि मैंने आपको समझाया वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। ओके ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। राज एंड आफ्टरवर्ड, अब आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलोनियल एरा प्रैक्टिसेस हैं। ऑफकोर्स इंग्लैंड से आया है तो कॉलोनियल एरा प्रैक्टिस ही है और आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कॉलोनियल एरा की हैं पर हम आज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो इतनी बड़ी डिबेट है कि अगर हम इस पर डिस्कस करने लग पड़े तो आपको लगेगा अरे हम तो हैं ही पूरे के पूरे वैसे ही ऑलमोस्ट जैसा हम पहले सब कुछ था। नॉट इन दैट सेंस, बट बहुत सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में, पार्लियामेंट, ये सब जो भी कुछ हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दस पुलिस इन सेवरल स्टेट्स इशू ह्यू एंड क्राई नोटिस टू सीक द हेल्प ऑफ पब्लिक टू लोकेट मिसिंग इंडिविजुअल्स और आइडेंटिफाइंग द अनक्लेम्ड बॉडीज। अब देखिए यहाँ पे ना एक और चीज़ लिखी है कि अगर हम वैसे जो उर्दू में इसका जो ट्रांसलेशन है, ब्रॉड ट्रांसलेशन ह्यू एंड क्राई नोटिस की, वो ये है, इश्तिहार ए शोर ए गोगा, ठीक है। तो जो पंजाब पुलिस है वो डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे इस तरह के नोटिस को इशू करती है। तो और यूजुअली क्यों न्यूज़पेपर्स में से लिखती है मिसिंग पर्सन, अगर आपको कहीं पे ये बच्चा मिले या जो भी ऐसा कोई इंसान मिले या ऐसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी किसकी है, इस तरह के ह्यू एंड क्राई नोटिस इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। अब देखिए लेकिन एक और बात है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब इस तरह का कोई भी नोटिस इशू किया जाता है, ह्यू एंड क्राई नोटिस, तो पंजाब पुलिस के रूल्स ये कहते हैं कि फिर इसको बाकी जगहों जैसे रेलवे स्टेशन और भी इस जगहों पे डिपार्टमेंट्स, वेरियस पुलिस डिपार्टमेंट्स, इनको इशू किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, बाकी आउटपोस्ट, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, है ना, ताकि वो भी वो नोटिस को पब्लिश करें और उनको कहीं मिले तो वो भी इन्फॉर्म करें पुलिस को, ठीक है। लेकिन एक और बात है, कैवेट ये है कि अगर तो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने वाला इंसान है ना, वो पर्सन वुड बिकम गिल्टी ऑफ द क्राइम। ये चीज़ यहाँ लिखी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आप जानते हैं कि ये केस क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प्स इंडिक्टमेंट। दिस इज एन important case, we must understand it, why, and I would give you an analogy also। ओके हम बहुत ही, ये आप खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत जगहों पे ऐसे लगेगा फेलिनी का मतलब क्या होता है, हर बारी फिर आप समझते ही रह जाएंगे ये लिखा क्या है, लिखा क्या है, फिर आप एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन में कि अच्छा यही लिखा इसका मतलब यही होगा, ये समझ के इसे बंद कर देंगे। तो इसीलिए इसको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक बहुत और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। Query on PM's education, how the case moved from CIC to Gujarat High Court। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहली बात तो मैं इसको शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपके प्रीलिम्स में डेफिनेटली जो RTI एक्ट है 2005 उससे रिलेटेड डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो अब RTI इतना बड़ा टॉपिक है आपके लिए कि वो आपके GS2 में भी इसका मेंशन दिखता है, फिर आप GS4 में भी देखते हैं। तो एक ऑफकोर्स, और RTI पे तो क्वेश्चन है वो GS4 में आता ही आता है। एक एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है ये जो आपको प्रिपेयर ही करके जाना पड़ता है। और क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा इस बार जो आपके पेपर में ये है कि RTI एक्ट ऑल्दो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो लीगल राइट है उसे ग्रांट करता है, पर ऑल्दो ये फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 19 दिस दैट, है ना, पर इसमें एग्जेम्पशंस इतने सारे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने स्पिरिट को लूज कर देता है,
ठीक है, तो फिर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे भी सेक्शन 8 का महत्व जो है वो आप जानते हैं। सेक्शन 8 सब सेक्शन ई, सेक्शन 8 सब सेक्शन जे, है ना, और भी बहुत सारे सब सेक्शन एफ जी एच, ये कुछ ऐसे सब सेक्शंस हैं जो एग्जेम्पशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे राइट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसमें भी सेक्शन 8 इतना रेलिवेंट है, जैसे कि राहुल गांधी डिफेमेशन केस में हमने देखा सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 के तहत उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन मिली है। वैसे ही इस पर्टिकुलर, तो ऐसे आप याद कर पाएंगे। पता है मैं क्यों इतना कनेक्ट करके आपको चीज़ें बताती हूँ, ताकि आपको याद करने में, समझने में बहुत आसानी हो जाए। वैसे यहाँ का भी सेक्शन 8 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डेफिनेटली ये सेक्शन 8 के कुछ सब सेक्शंस को याद करके जाना है और वहाँ पे रेप्लिकेट करना है। आप 4 भी ऐसे सब सेक्शंस याद करके जाते हैं और उसे वहाँ लिख देते हैं। बाकी तो कुछ नॉर्मल चीज़ें भी लिखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है ना, आर्टिकल 19 को कहीं ना कहीं इनैक्ट करने की बात करता है, ऑल दैट यू वुड राइट अबाउट इट। चैलेंजेस ये हैं, अच्छाइयाँ तो बहुत ही हैं, तो वो आप खुद ही लिख सकते हैं कि इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी बनाता है, दिस दैट, दैट ऑफ कोर्स देयर यू डोंट नीड मी। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं ये केस क्या है। हमने देख लिया क्वेश्चन क्या आ सकता है, पर केस जानना भी उतना ही ज़रूरी है। गुजरात हाई कोर्ट ने फ्राइडे को अलाउ कर दिया है एक पिटिशन लेने को। किसके द्वारा? गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा। गुजरात यूनिवर्सिटी की पिटिशन ये कहती है कि देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने हमें ऑर्डर किया है कि हम सर्च करें इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिग्रीज। तो ये जो ऑर्डर हमें CIC से आया है, इट शुड बी सेट असाइड। गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये पिटिशन डाली है और गुजरात हाई कोर्ट ने अब ये फाइनली पिटिशन को अलाउ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे साथ ही में क्या हुआ है, पिटिशन ने ये भी मांग की थी हमें ये ऑर्डर सेट असाइड करने के साथ साथ जो हमें CIC ने दिया है, एक और काम करना आप प्लीज़, एक फाइन भी लगाना चीफ मिनिस्टर के ऊपर, यानी कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर के ऊपर, तो वो भी लगा है। जस्टिस बीरेन वैष्णव also imposed a cost of ₹25,000 on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who had requested the information under RTI Act and directed him to deposit the amount with Gujarat State Legal Services Authority within 4 weeks। अब आपको पता चला गुजरात या कोई भी जो स्टेट लेवल की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसमें पैसा कहाँ से आते हैं, फाइन्स वगैरह से जो भी पैसा इकट्ठा होता रहता है वो भी इन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में चला जाता है और फिर से फ्री लीगल एड पर प्रोवाइड करवाने की जो हमारा संविधान बात करता है वो करवाई जाती है। ठीक है, केस बिफोर गुजरात हाई कोर्ट। अब देखिए ऑन अप्रैल 28, 2016, अप्रैल 28, 2016 में क्या हुआ था, केजरीवाल यानी कि दिल्ली CM मिस्टर केजरीवाल ने सबमिट किया था कि देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं IRS ऑफिसर रह चुका हूँ, मेरे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सबको पता है, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है जो भी इंफॉर्मेशन सीख की गई है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उसको प्रोवाइड करने में। मैं CIC को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, पर अगर मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है तो प्लीज़ PM को भी बोलिए कि वो भी अपनी डिटेल्स को डिस्क्लोज करें, अपनी एजुकेशनल डिग्रीज को। और साथ ही में मिस्टर केजरीवाल ने ये भी अलीज किया था कि वाइल CIC वांटेड हिज इन्फॉर्मेशन, इट वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मोदीज डिग्रीज। मेरे से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री के बारे में इन्फॉर्मेशन ना निकले, उसकी हर वो जतन किया जा रहा है। CIC ने डिसाइड किया कि देखिए केजरीवाल जी ने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि PM मोदी के बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे CIC ने क्या इसको ऐसा समझा, इस रिप्लाई को मिस्टर केजरीवाल के, उन्होंने कहा कि देखिए, रिस्पॉन्स को ही मैं एक एप्लीकेशन समझ रहा हूँ, एप्लीकेशन अंडर RTI, ठीक है, इन हिज कैपेसिटी एज अ सिटीजन। ठीक है, तो इस रिप्लाई को ही बेसिकली, क्योंकि उन्होंने यही कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं, नॉन ऑफ दैट, तो इसको उनकी एक एप्लीकेशन समझा गया। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑल्सो डायरेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PMO को डायरेक्ट किया गया CIC द्वारा कि आप प्रोवाइड कीजिए स्पेसिफिक नंबर एंड ईयर। PMO को बोला गया कि आप कितनी नंबर ऑफ डिग्रीज हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो बताइए, कौन कौन से साल में उन्होंने पास की थी ये बताइए। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड गुजरात यूनिवर्सिटी। एज ऑफ येट हमें यही पता है कि 2 ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से BA में हुई है।
ओके किस साल में हुई है ख़त्म और कितनी नंबर ऑफ डिग्रीज हैं आप ये हमें बताएं, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर देम टू सर्च एंड प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इट. ओके द ऑर्डर अंडरलाइंड दैट नॉट प्रिस्क्राइबिंग द एजुकेशनल डिग्रीज. देखिए एक और साथ में ऑर्डर में ये भी लिखा था CIC के. देखिए पहली बात तो जब हमारे संविधान ने कि आप कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता, कोई क्वालिफिकेशन रखी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री बेस, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा. तो यही तो खूबसूरती है इंडियन डेमोक्रेसी की, एंड राइटली सो. ये बात तो है कि इंडियन डेमोक्रेसी में एनीबडी कुड रीच अप टू अ लैडर जहाँ आप कुछ बन सकते हैं. इसी का मतलब रिपब्लिक है, राइट. तो ये उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि और साथ ही में ऑफकोर्स आप जानते हैं डिग्री का तो क्या ही महत्व है. ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही सैड अफेयर है कि हमारी सोसाइटी में और ये बार बार डिग्री 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 बहुत इसको कुछ ज़्यादा ही एम्फोसिस दिया जाता है कि कहाँ से आपने डिग्री की है, कितनी डिग्रियां ली हुई हैं. कितनी का क्या मतलब है, वो इंसान सही से बोल तो मिसोजिनी रहा है वो, या बोल तो कुछ भी रहा है, तो क्या फ़ायदा. तो यही चीज़ CIC ने भी कहा कि एडुकेशन चाहिए, डिग्री नहीं. लेकिन उन्होंने ये भी कहा हाउएवर व्हेन अ सिटीजन होल्डिंग, लेकिन ये जो सिटीजन है जिन्होंने ये एप्लीकेशन यहाँ पे या अपना रिस्पॉन्स जो दिया है, ही हैपन्स टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर UT, राइट. तो अगर उन्हें कोई नॉलेज चाहिए तो इट विल बी प्रॉपर टू डिस्क्लोजर जो है वो प्रॉपर हो जाता है यहाँ पे करना. द कमीशन डायरेक्ट्स द PIOs, जो आप जानते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स. कमीशन ने यानी कि CIC ने डायरेक्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के और गुजरात यूनिवर्सिटी के PIOs को कि आप बेस्ट पॉसिबल रिसर्च या सर्च कीजिए फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिग्रीज इन द नेम ऑफ मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी इन द ईयर 1978, जो उनकी ग्रेजुएशन हुई थी DU से, और 1983 जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुई थी गुजरात यूनिवर्सिटी से. और फिर आप प्रोवाइड कीजिए ये इन्फॉर्मेशन टू मिस्टर केजरीवाल एज सून एज पॉसिबल. अब देखिए गुजरात यूनिवर्सिटी ने फिर अप्रोच किया था गुजरात हाई कोर्ट को इसी CIC के ऑर्डर के खिलाफ, और वही आज हम देख रहे हैं. गुजरात यूनिवर्सिटी का आर्ग्यूमेंट क्या है हाई कोर्ट में, द यूनिवर्सिटी सबमिटेड दैट CIC's ऑर्डर वाज विदाउट जुरिस्डिक्शन, erroneous and required to be quashed. अब देखिए यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट हैं गुजरात यूनिवर्सिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है देखिए जो मियर क्यूरोसिटी है जानने की उसे पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि आप जो RTI है उसके तहत कोई भी डिस्क्लोजर होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही किया जा सकता है, इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है. और सिर्फ आप क्यूरोसिटी को इक्वेट नहीं कर सकते पब्लिक इंटरेस्ट के साथ. एंड एम्फसाइज दैट यूनिवर्सिटीज प्ली मस्ट बी अलाउड विद कॉस्ट. और उन्होंने जो एडवोकेट हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के जो लड़ रहे थे केस, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी पहली बात तो पिटिशन को अलाउ कीजिए पर कॉस्ट के साथ. कॉस्ट क्या है कि उनको क्या किया जाए, उनको पीनलाइज किया जाए मिस्टर केजरीवाल को ये डिमांड भी रखने के लिए. अदरवाइज अ ग्रेट डिससर्विस वुड बी डन टू द RTI एक्ट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर सेटलिंग स्कोर्स. After arguments were completed, the High Court reserved its verdict. तो हाई कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया है February 9 को, और फाइनली अलाउ कर दी है पिटिशन फ्राइडे को. दिल्ली यूनिवर्सिटी केस, अब हमने गुजरात यूनिवर्सिटी का केस देख लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है उनका भी सुन लेते हैं, क्या पता वो बहुत आतुर हो रिलीज करने की. खैर नहीं. 6 years बिफोर द गुजरात केस, तो 6 साल पहले गुजरात केस के क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट हैड सेट असाइड अनदर CIC ऑर्डर. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक CIC के ऑर्डर को पहले ही खारिज कर दिया था, जिस CIC के ऑर्डर ने अलाउ किया था एक RTI एक्टिविस्ट को कि वो BA रिजल्ट्स देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 1978 में आए थे. तो ऑफकोर्स 1978 में अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ से पास हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो 1978 में सारे बच्चे जितने पास हुएंगे वो तो इन्फॉर्मेशन कोई भी निकाल सकता है ना, एटलीस्ट अलाउ किया जाना चाहिए. तो CIC ने अलाउ किया था, पर दिल्ली हाई कोर्ट सेट दैट असाइड. ऑन January 23, 2017, जस्टिस संजीव सचदेवा ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट stayed the CIC order dated December 21, 2016, allowing RTI activist Neeraj Kumar to inspect the records of results of all students who had passed the DU BA examination in 1978. The High Court took note. High Court ने क्या कहा कि देखिए DU ने कुछ कहा है इस पे, और DU ने ये कहा है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते थर्ड पार्टीज़ की. ओके और RTI एक्ट थर्ड पार्टीज की इंफॉर्मेशन देने से मना करता है. DU हैड चैलेंज्ड. अब देखिए थर्ड पार्टी तो हुआ,
एग्जाम्पल लीजिए, आरटीआई एक्ट के तहत अगर सीआईसी है वो फर्स्ट पार्टी हो जाती है, या फिर जो एक्टिविस्ट है आरटीआई वो फर्स्ट पार्टी हो जाती है जिसने इन्फॉर्मेशन की मांग की है। सेकंड पार्टी कौन हो जाती है, मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, फर्स्ट सेकंड आप रिवर्स भी कर सकते हैं। और सेकंड पार्टी कौन हो जाती है, डीओ हो जाती है, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। पर अगर डीओ से अगर इन्फॉर्मेशन डीओ की मांगी जाती है तो डीओ सेकंड पार्टी होती, अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन के आप कितने पैसे कमा लेते हो जो भी, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी होती है जो टीचर्स को देते हो, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। किसी और थर्ड पार्टी यानी कि पीएम मोदी के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, विच कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अंडर आरटीआई एक्ट अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट इज देयर। पर क्योंकि ये बात है कि पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है तो फिर इसीलिए डीयू हैड चैलेंज द सीआईसी ऑर्डर। तो डीयू ने भी चैलेंज किया सीआईसी ऑर्डर को। ग्राउंड्स क्या है कि आर्बिट्ररी है, अनटेनेबल है, लॉ ही नहीं प्रोवाइड करता, कहाँ से हम प्रोवाइड कर दे थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन। द यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय देन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता contended that inspection of the records cannot be allowed as details of roll number। देखिए ऑफ कोर्स इंस्पेक्शन इन्होंने कहा अलाउ नहीं की जा सकती, क्योंकि डिटेल क्या चाहिए होगी, रोल नंबर, फादर का नाम, मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए थे, सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दैट कैन नॉट बी रिलीज्ड टू अ थर्ड पार्टी। मेहता टोल्ड द कोर्ट दैट यूनिवर्सिटीज होल्ड द सब्जेक्ट। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो एडवोकेट थे डीयू की तरफ से, उन्होंने कहा कि देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होल्ड करती हैं इन फ्यूडिशरी कैपेसिटी, ठीक है। फ्यूडिशरी कैपेसिटी में अगर आप बेसिकली किसी की इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रहे हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं from section you are exempted under section 8 subsection E and section 8 subsection J of RTI Act। तो ऑफ कोर्स आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सबसेक्शंस क्या कहते हैं। अगर हम पहले बात करें सबसेक्शन E की, तो ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर रखी गई है and you hold them hold that particular information in fiduciary relationship, तो आपसे उसको कोई रिलीज करवाने की बात नहीं कर सकता अनलेस एक कंपीटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि इसमें एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट छुपा हुआ है, अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए तो, ठीक है। हर चीज़ में अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट वाली चीज़ है ही आरटीआई एक्ट में, है ना। तो अब पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं, यही तो सारा यहाँ पे मुद्दा आ जाता है। तो वही तो बात यहाँ चल रही है, कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और यहाँ पे एक और चीज़, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, वही जो ट्रस्ट और ट्रस्टी वाला रिश्ता होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है पर एज अ ट्रस्ट आप किसी और की इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रहे हैं ट्रस्टी के रूप में, ठीक है। वो वाली चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गया सबसेक्शन ई की बात। और सबसे फेमस वो सबसेक्शन जी है। सबसेक्शन जी क्या कहता है इसका, इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ बात करता है, ठीक है। जो ई वाला हुआ वो थर्ड पार्टी वाली बात हो गई कि थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन ही रिलीज हो सकती। जे वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्टली हिट करता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती टू एनीबॉडी अनलेस अगैन हियर कि कोई यहाँ पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट छुपा हो, तभी की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। The bench also issued notice to the RTI activist। फिर बेंच ने एक नोटिस भी इशू किया नीरज कुमार को, यही RTI एक्टिविस्ट जो बेसिकली चाहते थे थोड़ा देखना। द प्ली वॉज इनिशियली स्केड्यूल्ड टू बी हर्ड इन अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। हंसराज जैन केस, एक और पीएम मोदी की क्वालिफिकेशन के बारे में जानने में एक और इंसान को थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उसका भी एक केस है 2014 में एक और RTI। अब देखिए ये चीज़ आप इसको ना एक किसी भी वे में समझ सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट वाली चीज़ है, उसे तो खैर बहुत बार मिसयूज़ भी किया जाता ही है। बहुत सारी आरटीआई की जो एप्लीकेशंस डलती हैं वो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है इसमें ये कह के डिनाई कर दिया जाता है, या नेशनल सिक्योरिटी वाला मैटर है तो डिनाई कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं हर चीज़ नेशनल सिक्योरिटी हो जाती है, हमको क्या पता क्या नेशनल सिक्योरिटी है क्या नहीं। तो ये भी और यही तो लिखेंगे आप अपने चैलेंजेस क्या है, नेशनल हर चीज़ नेशनल सिक्योरिटी, होम मिनिस्ट्री से कुछ भी पूछा जाता है तो वो नेशनल सिक्योरिटी होती है। तो इन इफेक्ट जो आरटीआई आज है, और फिर आप साथ में ये भी जानते हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और ये उनको वीकन कर दिया गया है 2019 की जो अमेंडमेंट आई है ना। पहले क्या होता था कि आपके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता था, सिक्योरिटी ऑफ सैलरी हुआ करती थी। अब ना ही सिक्योरिटी ऑफ सैलरी है ना ही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है हमारे सीआईसी या एसआईसी के पास। तो ये भी ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं। खैर मूविंग कमिंग बैक टू द केस हियर, हंसराज जैन केस क्या है, 2014 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट है हंसराज जैन। वो क्या करते हैं, वो ना दिस इज़ वेरी क्लेवर एंड ऑल्सो वेरी स्मार्ट। वो क्या कहते हैं कि हमें डिटेल चाहिए। अब यहाँ पे कहीं पे भी मिस्टर मोदी का नाम नहीं लिया गया, उन्होंने कहा मुझे डिटेल्स चाहिए उन सारे बच्चों की जो 1978 में ग्रेजुएट हुए हैं
जिनका नाम शुरू हो रहा है विद लेटर N एंड M, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इतने सारे बच्चों का तो बेसिकली ये क्या चाहते थे, जिन भी बच्चों का जो नाम है नरेंद्र मोदी है, ऐसे कितने बच्चे 1978 में पास हुए हैं BA में एज एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, ठीक है। DU सेंट्रल, तो इसीलिए फिर DU की जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। क्यों डिक्लाइन किया था? क्योंकि बहुत जनरल है, कितने सारे NM ऐसे आपने पूछ लिया, इट इज़ टू डिफिकल्ट टू सर्च सच नेम्स, क्योंकि अगर आप रोल नंबर हमें नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक हम कैसे इतने सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। फिर ऑफ कोर्स जैन ने, यानी कि हंसराज जैन ने इस CIC के इस पर्टिकुलर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के जो उन्होंने मना कर दिया, उसको अपील भी डाला CIC में, लेकिन CIC ने 6 महीने के अंदर इस केस को क्लोज कर दिया विदाउट ऑफ कोर्स मेकिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब हम आते हैं ट्रंप के केस पे। अब आप सुनिएगा यहाँ पे क्या केस है, क्या हो सकता है, होगा तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है हम देखेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प्स इंडिक्टमेंट। पहली बात तो इंडिक्टमेंट क्या होता है? इंडिक्टमेंट मतलब एक किसी फॉर्मल अथॉरिटी द्वारा एक फॉर्मल चार्ज लगाया जाना। कन्विक्शन नहीं हुई है यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज लगाया गया है, एक्यूजेशन हुई है मिस्टर ट्रंप की, ठीक है। अब देखते हैं कि वो इसके उसमें अपना जो गिल्टी है कि नहीं है, वो क्राइम अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं, मना करते हैं, वो हम देखते हैं। अब देखिए, ग्रैंड ज्यूरी मैनहट्टन न्यूयॉर्क, उन्होंने थर्सडे को इंडिक्ट किया है फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों? हश मनी केस आप जानते हैं, हश मनी पेमेंट्स टू द अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स। आप देख सकते हैं स्टॉर्मी डैनियल्स को ऐसा कहना है कि 2016 के इलेक्शन कैंपेन के एंड में हश पेमेंट्स की गई थी, यानी कि बेसिकली उनको चुप करवाने के लिए कि वो किसी को भी ये ना बताएं कि कुछ 2006 के साल के आसपास इन दोनों के बीच में कोई एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। इसीलिए चुप करवाने के लिए इनको आई थिंक $1,30,000 के करीब पे किया गया था, ठीक है। Trump is the first American president to be charged with a crime. Although the indictment is sealed for now, अभी तो let's see क्या होता है, अभी कुछ पता नहीं है। सरेंडर कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली एक हफ्ते के अंदर अंदर। द ऑफिस ऑफ मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप बॉटम राइट, यहाँ आप देख सकते हैं टॉप राइट में, ओके। तो ये जो ब्रैग है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी DA, जिसे हम अब से रेफर करेंगे यहाँ पे समझते हुए, तो DA ने बेसिकली he has brought up the charges in a statement that Mr. Trump had been indicted and that his lawyers had been contacted to arrange a surrender. तो उनके lawyers को बोल दिया गया है कि उनका surrender करवाइए। The New York Times reported that Trump is expected to turn himself in and face, अब देखिए मोस्ट प्रॉब्ली हम यही देख रहे हैं कि अरेनमेंट को फेस करेंगे। एक लीगल प्रोसेस है जिसमें जो डिफेंडेंट है, इसमें यही तो डिफेंडेंट हुए, उनको प्रेजेंट किया जाता है जज के समक्ष या मैजिस्ट्रेट के समक्ष कि उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं उसको वो भी सुन लें, उनकी तारीफ को, ठीक है। और फिर वो प्लीड गिल्टी करें या ना करें। गिल्टी प्लीड करने का, प्लीड गिल्टी मतलब इसका क्या होता है, अपने क्राइम को एक्सेप्ट करना, नहीं किया तो मत एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो अगले हफ्ते हम यूजुअली देखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे कि ये शायद सरेंडर करेंगे और अपने मे बी ही वुड प्लीड गिल्टी और मे बी ही वोंट, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने मेंटेन यही किया कि ही इज कम्प्लीटली इनोसेंट, ओके। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिक्टमेंट है ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है एंड द इलेक्शन इंटरफेरेंस एट द हाईएस्ट लेवल इन हिस्ट्री। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे क्यों, यही रेलेवेंस है कि यहाँ आगे बातें ये लिखी भी हुई हैं कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ पे भी, है ना, और यहाँ पे भी भारत में भी इलेक्शंस आ रहे हैं। तो अगर हम ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और एक्टिविस्ट माइंडसेट अगर थोड़े समय के लिए ले लें, और ऑफ कोर्स बहुत सारे जो भारत में भी लोग हैं, और जो ये ट्रंप के केस में ट्रंप ये कह रहे हैं और कुछ उनके सपोर्टर्स भी कह रहे हैं और बहुत सारे एनालिस्ट भी कह रहे हैं जो सपोर्टर्स नहीं है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए ऑफ कोर्स इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसीलिए जानबूझ के ये इसमें इलेक्शन इंटरफेरेंस हो रही है, यानी कि बाइडन और उनकी जो गवर्नमेंट है दे आर सॉर्ट ऑफ पिकिंग अप द केसेस एंड फॉर्मिंग चार्जेस। अचानक से केस दबा हुआ था, कुछ था नहीं, अभी क्यों आ रहा है, अभी क्यों एग्जैक्टली ये चार्जेस दोबारा से, फॉर्मल एक्यूजेशन एंड ऑल ऑफ दैट, उनकी इमेज को खराब करने के लिए ये सब वगैरह बातें यहाँ पे। सो दिस इज मे बी फॉर ट्रम्प इट इज़ अ राहुल गांधी मोमेंट, ओके।
दिस हाउएवर मे बी ओनली द फर्स्ट ऑफ सेवरल इंडिक्टमेंट्स। लेकिन ऑफ कोर्स ये आप कहिए कि ये पहली इंडिक्टमेंट देख रहे हैं, अभी तो बहुत आएगी इनके आसपास। आप जानते हैं कितनी सारी इन्वेस्टिगेशन ये फेस कर रहे हैं। इन्होंने जो जनवरी 6 2021 में इंसरेक्शन की थी, जो कैपिटल हिल रायट्स हुए थे, उसमें है इन्वेस्टिगेशन। फिर उन्होंने 2020 का जो जॉर्जिया इलेक्शन रिजल्ट था उसको ओवरटर्न करने की पूरी कोशिश की थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत सारी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए थे, ये तो अलग ही चीज़ थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अभी तो बहुत सारी इंडिक्टमेंट्स आएंगी। व्हाट इज़ द हश मनी केस? हश मनी केस क्या है? 2006 में जो हुआ था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर उसके बाद देखिए जो इनके एक लॉयर थे, यहाँ आप देख सकते हैं माइकल कोहन। तो माइकल कोहन ने बेसिकली उनकी साइलेंस की रिटर्न में उसे पैसा दिया था उनको, और फिर ऑफकोर्स कोहन ने अपने पास से दिया पैसा तो उसको रीइंबर्स भी तो करेंगे ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प के लिए तो चुप करवाया उनको, तो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन जो उसको रीइंबर्स किया गया था। फिर इनिशियली तो कोहन ने डिक्लाइन किया कि ऐसा हमें पता ही नहीं, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है ये वो। लेकिन फाइनली फिर ट्रम्प ने एडमिट किया था कि मैंने कोहन को कुछ पैसे दिए थे, पर वो सिंपल प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी एक। नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 2018 का समय, ठीक है, ये 2018 में हुआ था, द सेम ईयर इन विच को। तो ये 2018 में ट्रम्प ने कहा कि मैंने रीइंबर्स किया था कोहन को पैसा, लेकिन वो कम्प्लीटली अ सिंपल प्राइवेट ट्रांजैक्शन। लेकिन 2018 में एक और चीज़ हुई थी, जो इनके ये लॉयर है या जो भी कोहन है ना, उन्होंने ही हैड प्लीडेड गिल्टी, उन्होंने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया था। क्राइम क्या एक्सेप्ट किया था, क्या चार्जेस थे उन पे जो उन्होंने ही प्लीडेड गिल्टी के बेसिकली यहाँ पे इंक्लूडिंग फेडरल कैंपेन फिनेंस क्राइम्स इन्वॉल्विंग द हश मनी एंड टेस्टिफाइड दैट ट्रम्प एंड हिज कंपनी हैड फॉल्सली क्लासिफाइड द पर्पस ऑफ द पेमेंट्स बाय लेबलिंग देम एज लीगल एक्सपेंसेस। जो भी कैंपेन के समय या हश मनी पैसे जा रहे थे, पेमेंट्स हो रही थी, ये सारी बेसिकली कोहन ने खुद कहा था वो हमने लेबल की थी लीगल एक्सपेंसेस हैं, कि लेकिन वो नहीं थी। ओके तो इसीलिए बेसिकली ट्रम्प यहाँ पे कह रहे हैं सिंपल प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी, वो कह रहे हैं कि हमने लीगल एक्सपेंसेस को गलत दिखाया था कॉर्पोरेट के अकाउंट में। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत रही। तो इसीलिए जो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने कंक्लूड किया कि जो पैसा दिया गया है डेनियल्स को, जो अडल्ट फिल्म स्टार हैं, ठीक है, तो अडल्ट फिल्म स्टार को ये जो बेसिकली पैसा दिया गया है, इट वॉज एन इम्प्रॉपर डोनेशन टू ट्रम्प्स कैंपेन। क्योंकि देखिए ट्रम्प की कैंपेन का ही तो ये पार्ट हुआ ना। इनका ये कहना है कि अगर इलेक्शन में किसी को जितवाना है तो उसके लिए हम कैंपेन करते हैं, तो किसी का मुंह बंद करवाना है कि ये बात हमारे इलेक्शन कैंपेन में दखल अंदाजी दे सकती है या ख़राब कर सकती है कैंपेन को, तो आप उसको चुप करवा रहे, तो ये कैंपेन एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन इट वॉज एन इम्प्रॉपर डोनेशन, ठीक है। तो ये सारे इन द डेज दैट फॉलोड जो डीए है उनके ऑफिस ने अपना ही प्रोब शुरू कर दिया, अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्या ट्रम्प का रोल है इस ट्रांजैक्शन में, व्हाट चार्जेस को ट्रम्प फेस, क्या चार्जेस फेस कर सकते हैं। देखिए वैसे तो हमें पता ही नहीं है स्पेसिफिक चार्जेस ट्रम्प के खिलाफ है क्या, इट इज़ स्टिल अननोन, है ना। पर यहाँ पे बस ये लिखा है कि द मोस्ट पर्टिनेंट चार्ज क्या होगा, दैट ही फॉल्सिफाइड बिजनेस रिकॉर्ड्स दैट शोड रीइंबर्समेंट टू कोहेन एज ए। तो ऑफकोर्स यही चार्ज है ना कि उन्होंने लीगल एक्सपेंस दिखाया, जो कोहेन को उन्होंने पैसा दिया, जो रीइंबर्स किया, वो लीगल एक्सपेंस नहीं है, वो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, वो भी अलग तरह की प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। यही है, क्या चार्ज होगा अंडर न्यूयॉर्क लॉ। और न्यूयॉर्क लॉ ये कहता है कि अगर आप डिस्गाइज करते हैं इस तरह की कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स में इन तरह की पेमेंट को, दैट इज़ इलीगल। लेकिन अब देखिए बात ये है ना कि ये एक छोटा सा क्राइम है, दिस इज़ मिसडिमिनोर, नॉट अ फेलनी। मिसडिमिनोर का मतलब क्या होता है कि बहुत बहुत छोटा क्राइम है, फेलनी का मतलब होता है एक सीरियस क्राइम जिसमें आपको सच में कोई सज़ा हो सकती है। मिसडिमिनोर में कोई सज़ा वगैरह नहीं होती। लेकिन इसीलिए अगर आपको सच में इस मिसडिमिनोर को फेलनी तक अपग्रेड करना है, अगर डीए इतने समझते हैं कि कुछ भी करके मुझे इसको फेलनी डिक्लेयर करना है या प्रूव करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो रिकॉर्ड्स हैं आपके कॉर्पोरेट के, वो फॉल्सिफाई किए गए थे टू कवर अप अ सेकेंड क्राइम। तो यू में भी क्या कर सकते हैं, क्या पता एक सेक्स रैकेट चल रहा हो, ये भी हो सकता है ना। तो ये प्रूव करना पड़ेगा उनको कि आपने बेसिकली अपने रिकॉर्ड्स में लीगल एक्सपेंस दिखाया था, और लीगल एक्सपेंस हो किस चीज़ के लिए रहा था, एक इलीगल एक्टिविटी के लिए हो रहा था, कंप्लीटली ये उनको प्रूव करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ है भी है कि नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं है ना अभी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं कर पाते तो ये कुछ नहीं है, ये छोटा मोटा सा क्राइम है जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली उन्हें फाइन किया जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द प्रोसिक्यूटर्स कुड कंसिडर द पेमेंट टू डैनियल्स एज इलीगल कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशन, नथिंग मोर देन दैट। विल ट्रम्प बी कन्विक्टेड? अब देखिए मोस्ट प्रॉब्ली नॉट,
ओके, इट सीम्स लाइक अ डॉन्टिंग टास्क अगर उनको कन्विक्ट करना है तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये अमेरिकन मीडिया कह रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट impediments is that Cohen, on whose testimony the case relies heavily, is not the ideal witness. Cohen इस केस में आइडियल विटनेस नहीं है, although he has provided legitimate evidence in testimony. ट्रंप के लॉयर ये क्वेश्चन कर सकते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि वो खुद उनका बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो इज़ नॉट एन आइडियल विटनेस जिसकी बात पे यकीन किया जा सके। वो अपने को बचाने के लिए ट्रंप को करने कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो मीडिया analysis pointed out that the case relies on a legal theory involving a complex interplay of different election and state laws which has never been tested. The matter dates back to, अब वही बात है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको कोई ऐसा केस आप सुन सकते हो फेलनी से रिलेटेड, पर अब 2016 का ये केस है, 5 साल गए भी 2021 में ख़त्म हो गए वो। तो एक ट्रम्प के लॉयर ये कह सकते हैं, और भी क्या क्या यहाँ बातें लिखी हैं। देखिए घुमा फिरा के बात बस इतनी है कि इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। उनका कन्विक्शन या उनको सज़ा, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट वंस ट्रम्प सरेंडर कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको हैंडकफ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कर तो सकते हैं, फेलनी के केसेस में कर सकते हैं, नॉर्मल केसेस में नहीं कर सकते। पर उन पर कोई फेलनी का चार्ज भी नहीं है, खैर अभी तो, पर पता ही नहीं है एग्जैक्ट चार्ज क्या है। तो लेट्स सी इफ ही इज हैंडकफ्ड और नॉट, एंड लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो अगले हफ्ते चले जाएंगे अपना केस सुनने के लिए, फिर उसके अगले हफ्ते फिर उनको बोला जाएगा अगली बार जब भी आपकी तारीख है उस समय आ जाना प्रेजेंट होने, यही होगा। ईज़ ऑफ ट्रेड, अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं द मच अवेटेड इवेंट हैज़ हैपेंड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 2023 की वो लाई गई, इट हैज़ बीन अनवील्ड एंड वी हैव बीन वेटिंग। हमने कम से कम 2-3 तो एडिटोरियल्स और बहुत सारे एनालिस्ट का क्या टेक है इस पर वो डिस्कस किया है, क्योंकि लास्ट ट्रेड पॉलिसी जो थी वो 2015-20 के समय की थी, है ना। और वो ऑफ कोर्स एक्सपायर हो जानी चाहिए थी 2020 में, लेकिन फिर पेंडेमिक आ गया, फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया और वही अभी तक चल रही थी 2023 तक। तो 3 साल ऑलरेडी ड्यू डेट गए हुए हो गए थे। तो फाइनली हम नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देख रहे हैं 2023 में। एम क्या है इसका? 4-fold एम है। देखिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि मे बी इस पे कल एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड मटेरियल आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली बहुत डिटेल्ड है। अगर एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आ भी गया तो इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया जा सकता। तो ऑफ कोर्स आपको फिर इसको अप्रैल या मार्च एंड में आया है, तो आपको मार्च के विजन आईएएस की इकोनॉमी की मंथली मैगजीन में दिखेगा, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ आई है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है। तो आप खुद सोचिए, तो आपके इस बार के प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर इट वेरी नाइसली। यहाँ क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। एम क्या है? 4-fold एम है। पहली बात तो टू शिफ्ट फ्रॉम एन इंसेंटिव टू अ टैक्स रिमिशन बेस्ड रजीम। इंसेंटिवाइज करना कि आप और एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए। इससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए, जो भी आपका टैक्स है वो हम आपको उसका रिमिशन करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि हम एक्सपोर्ट तो बढ़ा लेंगे लेकिन हमारा टैक्स भी तो बढ़ रहा है, वो आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरा, इम्प्रूव करना है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को। ये कैसे कर सकते हो आप लॉजिस्टिक्स को ठीक करिए। पहली बात तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आपका कंपनी खोलना आसान होना चाहिए, कंपनी को वाइप आउट करना रैप अप करना आसान होना चाहिए। ये नहीं कि 4 साल आपकी कंपनी आपको बंद करने का आज मन है, तो वो भी तो ईजी होना चाहिए। असल लिबरलाइजेशन तो यही होती है, असल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो यही होता है, ठीक है। तो दूसरा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तीसरा है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना थ्रू कोलैबोरेशंस। चौथा है इमर्जिंग एरियाज पे फोकस करना। डेफिनेटली कुछ इमर्जिंग एरियाज हैं, अगर हम फॉरेन ट्रेड या फॉरेन एक्सपोर्ट्स या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें, वी शुड बी फोकसिंग ऑन देम। ओके, तो गवर्नमेंट ने आर्टिकुलेट किया है अ गोल ऑफ अचीविंग, हम चाहते हैं $2 ट्रिलियन का हम बेसिकली वॉल्यूम नहीं वैल्यू बेसिकली अचीव कर सकें इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई 2030 तक हमने बेसिकली $2 ट्रिलियन तक लेके जाना है। अभी हम देखें हमारी जो इससे पहली वाली पॉलिसी थी 2020 वाली, उसमें $900 बिलियन टारगेट था।
ठीक है। एट द एंड ऑफ 2022-2023 अगर हम बात करें, अगर हमारा टारगेट डॉलर 900 बिलियन था तो हम क्या उसको पूरा कर रहे थे? 2020 को गए हुए बहुत समय हो गया जी, नहीं हम पूरा नहीं कर रहे थे, बट ऑलमोस्ट क्लोज। और अगर हम डॉलर 2 ट्रिलियन का टारगेट रख रहे हैं तो बेवकूफ़ नहीं है, हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट कॉन्ड्यूसिव बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है, इसीलिए हमने टारगेट रखा है, सिंपल सी बात। लेकिन हम देख लेते हैं कि कहाँ हैं हम 2022-23 में। इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे, दे आर लाइकली टू हैव टच्ड डॉलर 760 बिलियन। हम गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम 2021-2022 की बात करें, इट वॉज अराउंड डॉलर 676 बिलियन। तो ऑलमोस्ट डॉलर 100 बिलियन की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, राइट। तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। द फोकस ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑन रिड्यूसिंग पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन अक्रॉस द सिस्टम इज अनमिस्टेकेबल। डेफिनेटली हमें पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करना है, और पॉलिसी इस चीज़ में बखूबी एम्फसाइज करती है इस बात पे। द मेजर्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक अप्रूवल्स, जो परमिशंस है ना कि ये हमें करना है वो करना है, 36 जगहों पे जाना, रेड टेपिज्म, इसको बिल्कुल कर्व करने की कोशिश करी है। ऑटोमेटिक अप्रूवल दिया जाएगा, जैसे अंडर द न्यू फ्रेमवर्क द प्रोसेसिंग टाइम फॉर रीवैलिडेशन ऑफ वेरियस ऑथराइजेशंस व्हिच करंटली रेंजेस फ्रॉम 3 days to 1 month इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्रॉट डाउन टू 1 day। जब ऑटोमेटिक रिन्यूअल या अप्रूवल का मतलब है ही एक दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। आपने ऑथराइजेशन 3-4 साल पहले ली थी किसी चीज़ की, फिर वो 5 साल उसकी वैलिडिटी थी, वो ख़त्म हो गई, 5 साल बाद उसको रीवैलिडेशन आपको चाहिए उसकी, तो करवाइए। क्यों चाहिए 1 महीना उसके लिए? 1 दिन में हो जाएगा। सिमिलरली द प्रोसेसिंग टाइम फॉर एक्सटेंशन ऑफ द एक्सपोर्ट obligation period is also expected to be brought down sharply, as is the time for processing advance authorization and EPCG issuances. The policy has also lowered the application fee. Application fee जो है इन सारे चीज़ों की अप्रूवल के लिए, ये ऑथराइजेशन के लिए, वो भी बहुत कम कर दी गई है MSME सेक्टर के लिए। This is a step in the right direction, definitely. So as is the facilitation of e-commerce exports. E-commerce exports को facilitate करने की बात की जा रही है। जो बास्केट है जिसके तहत आपको रेमिशन की जाएगी ड्यूटीज़ और टैक्सेस, जो भी आप एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्या होता है रोड टैप आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे क्या है एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल जो कंपेटिटिव है डेफिनेटली बाहर का, वो आपने मंगवाया क्योंकि उससे एक फिनिश्ड गुड बनाना है आपने और उसको एक्सपोर्ट करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो आपने इंपोर्ट किया है एक्सपोर्ट करने के लिए ही, मतलब एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ करने के लिए, उस पर आपको रेमिशन मिलेगा ड्यूटीज़ और टैक्सेस का। ये रोड टैप बात करता है। तो उसमें और बास्केट को और इन्हांस कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, वाइडन कर दिया गया है, और सारी चीज़ें इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं उस पर भी आपको रेमिशन मिलेगा ड्यूटी और टैक्स का। The steps being taken to boost manufacturing. Okay, rationalization of the thresholds for recognition of exporters. Exporters, as an exporter, अगर आपको खुद को recognize करवाना है तो पहले बहुत बड़ा threshold होता था, इतना आप export कर रहे होने चाहिए, उसको थोड़ा कम कर दिया गया ताकि जो और exporters हैं उनको भी benefits मिल सकें जो exporter के लिए मिलते हैं। Okay, this is trade reform as well as the move towards greater use of the rupee. अब जानते हैं internationalization of rupee में settlement होना चाहिए international trade का, ही हम इस पे पहले ही अपना कदम रख चुके हैं। ये पॉलिसी भी उसके बारे में बात करती है। और साथ ही में एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम भी आई है, अगर आप फास्टर रेजोल्यूशन चाहते हैं अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स का। इस पर हम कल अगर अच्छा मटीरियल आता है तो हम देखेंगे। Let's hope कि एक अच्छा मटीरियल आए, because this is very relevant and I want to discuss it. While this policy comes at a time of considerable uncertainty across the world as India, अब आप जानते हैं कि वैसे तो हमारा ग्लोबल ट्रेड में बहुत ही कम पोर्शन हम अकाउंट करते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, गुड्स एक्सपोर्ट्स में 1.8% है ग्लोबल शेयर में से। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 4%। सर्विसेज में भी बेहतर है पर और हो सकता है। भारत बहुत सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम समझते हैं कि हो गई है हमारी, इतना बड़ा देश है ना, तो डेफिनेटली ये तो हम यहाँ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक अच्छी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमें चाहिए। देयर इज़ कंसिडरेबल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर द कंट्री ऑन दिस काउंट। इसीलिए जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसको और भी सारी चीज़ों के साथ सप्लीमेंट किया जाना चाहिए। अच्छे और मेजर्स लेके आइए टू बूस्ट द कंट्रीज ट्रेड परफॉर्मेंस। दीज क्या कर सकते हो इसके लिए, आप टेरिफ्स को कम करो, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आप लगा रहे हैं उसको कम करिए, बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं चीज़ों पर। और क्या कर सकते हैं, कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए बेसिकली जो रुपी है वो थोड़ा और डीवैल्यू होना चाहिए, ऐसा ही ऑथर कहते हैं। रुपी थोड़ा और डीवैल्यू होना चाहिए अगेंस्ट डॉलर। ओके, ऑल्दो ये पॉलिटिकली बहुत आपको लगेगा अनसाउंड है, पर इसी का मतलब होता है कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट। टू साइनिंग ब्रॉडर एंड, और साथ ही में और डीपर और ब्रॉडर FTA साइन कीजिए, ठीक है। पर अब जिनके साथ FTA साइन करना है वहाँ पे तो हमारी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। वहाँ पे हमारे इंडियन हाई कमीशन पे
काफ़ी हम दिक्कतें देख रहे हैं, जैसे यूके, ओके, कनाडा, सिसोदिया प्लेड अ वाइटल रोल इन लिकर स्कैम, कोर्ट डिनाइज बेल। तो वही है, बस डिनाई कर दी गई है बेल। क्यों दिल्ली कोर्ट ने बेसिकली इन्हें बेल को डिनाई किया इनकी, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिस लिकर स्कैम में है उसका मेन जो आप कह सकते हैं मेन लीड है वो यही है, ये बातें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए एक और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताना चाहती हूँ। तमिलनाडु पैनल चीफ इन कला क्षेत्र गॉट 100 कंप्लेंट्स फॉर नेम्स। ओके, आप जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन के डेफिनेटली आप स्टेट भी देखते हैं, स्टेट विमेन कमीशन है ना, स्टेट लेवल के भी आप रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं। तो फाइनली पहली बात तो केस क्या है, आप जानते हैं कला क्षेत्र फाउंडेशन जो है रुक्मणी देवी कॉलेज की, रुक्मणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इन चेन्नई, उन्होंने अब अपना प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया है। प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो वहाँ पे हैं और डांस टीचर्स बेसिकली, और जो हैं साथ में 3-4 डांस टीचर्स, उन पे लगातार ऑलमोस्ट वहाँ के हर बच्ची को पता है कि जो भी वहाँ उनसे डांस सीखता है वो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। और फिर उनने कंप्लेंट भी की है, लगातार कंप्लेंट की है, या तो इग्नोर किया गया है। फाइनली जब उनकी कंप्लेंट को इंटरनल, आपके बहुत बार पढ़ते हैं ना आईसीसी को कंप्लेंट कीजिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है ना, ये बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन जब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ही ये कह दे कि बिल्कुल ही जो आप सेक्सुअल एलिगेशंस लगा रहे हैं वो एक इतने बड़े टीचर के ऊपर वो बिल्कुल ही गलत है, इट इज़ डिफेमेटरी, और अगर ऐसा कोई भी र्यूमर फैलाता हुआ अब हमें दिख गया तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा उस स्टूडेंट के खिलाफ, यहाँ तक बेसिकली बातें कही जाती हैं। तो लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्ट पे बैठे रहते हैं क्योंकि ये बात सबको पता है कि उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशंस हैं एंड दे मस्ट बी उनको दे मस्ट स्टेप डाउन। तो फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं और फाइनली चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने अश्योर किया है कि अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, स्टूडेंट्स जो लगा रहे हैं वो अगर कंफर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो साथ ही में यहाँ पे और क्या लिखा है, तमिलनाडु स्टेट विमेंस कमीशन चेयरपर्सन एएस कुमारी, जिन्होंने कैंपस को विजिट किया और उन्होंने कहा 5 घंटे बच्चों के साथ बात की और उन्होंने ये बताया कि 100 उनको रिटन कंप्लेंट्स मिली है विच इज़ ह्यूज, ओके, सेक्सुअल अब्यूज़ की, हरासमेंट की, और उन्होंने 12 बच्चों के साथ बात की है और काफ़ियों के साथ जूम कॉल्स भी की हैं और ये सारी चीज़ें उन्होंने सबमिट की हैं रिपोर्ट बना के। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, दिस इज़ definitely a case and it must be dealt with, okay. Howrah violence has Bengal on boil, Shah dials governor, CM blames BJP। अब आप जानते हैं रामनवमी प्रोसेशंस को लेके ऑलरेडी हम देख रहे थे 2-3 दिन से कि रामनवमी प्रोसेशंस कहीं कहीं रूट्स पे नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी वो उन रूट्स, ऐसा ममता बनर्जी जी कह रही हैं और भी लोग हैं वो कह रहे हैं, पर ऑफ कोर्स जो वहाँ के बीजेपी के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना जी नहीं, रूट था ये, हावड़ा पे जाके एंड हो रहा था और हावड़ा में तक ही रिलीजियस प्रोसेशन गई है। तो बात सिर्फ इतनी है कि ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन, उनका पुलिस फेल हो गया है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, पर ममता बनर्जी जी का कहना है कि जो पार्टी है बीजेपी, और वहाँ के कुछ लोकल्स भी ये बात बता रहे हैं, आप अगर न्यूज़ सुनते हैं तो आपको ये बात पता है, काफ़ी सारे वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे जाके जब पूछा गया कि यहाँ क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों को बाहर से लाया गया था, वो सारे हायर्ड थे बाजे बैंड बाजे वाले, और उन्होंने फिर वहाँ की प्रॉपर्टी, वहाँ के, ऐसा मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो यहाँ लिखा है और जो न्यूज़ में आ रहा है, उससे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है जो नहीं होना चाहिए, बस बात ख़त्म। ठीक है, कम्युनल वायलेंस का एक एग्जाम्पल है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है, वहाँ के लोकल्स ये बता रहे हैं कि वो कार्स को, बसेस को, और काफ़ी क्योंकि उनका अजान का समय था, वो रोज़ा भी चल रहा है ना, बेसिकली रोज़े चल रहे हैं तो अजान का समय है, तो उस समय शाम को तो वो फिर वहाँ से रामनवमी की प्रोसेशन होती है, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, तो ये मतलब एक टर्फ बन जाता है, तो फिर काफ़ी वायलेंस होती है। वायलेंस के साथ साथ जो वहाँ की बसेस हैं, वहाँ की जो कार्स खड़ी हुई हैं, उसको आप कह सकते हैं वैंडलाइज किया जाता है। आप ये सब कुछ आप देख रहे हैं न्यूज़ में, और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं उसके जस्ट सामने पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन जब बिल्कुल जस्ट सामने है तो पुलिस ने क्यों ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों ये सब कुछ हुआ, ये चीज़ नहीं पता चल रही। ठीक है,
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी बाकी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो तो चलती रहेगी। रशिया promises to deepen strategic partnership with India। रशिया का ये कहना है फ्राइडे को कि हम इंडिया और चाइना को फ्रेंडली सॉवरेन ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में देखते हैं और हम वाव करते हैं कि इम्पोर्टेंस देंगे कॉम्प्रिहेंसिव डीपनिंग ऑफ टाइज एंड एनहांसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन विद देम। अब ये नई उनकी फॉरेन पॉलिसी आई है रशिया की, इट्स ऑफ कोर्स वेरी रेलेवेंट फॉर अस, जो अप्रूव की गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा। तो मॉस्को ने कहा है साथ में ये भी कि जो हमारा एटीट्यूड है टूवर्ड्स अदर कंट्रीज एंड मल्टीलैटरल बॉडीज़, तो हम वैसा एटीट्यूड रखेंगे बाकी कंट्रीज के प्रति और साथ ही में बाकी मल्टीलैटरल बॉडीज़ के प्रति। डिपेंड करता है कि उनका क्या है हमारे प्रति रवैया, कंस्ट्रक्टिव है, न्यूट्रल है, अनफ्रेंडली है ना। तो बस जैसा हमारे साथ रवैया होगा वैसा हम देखेंगे हमें कैसा रिप्लाई करना है उनको। रशिया said it places special emphasis on increasing the volume of trade with India, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, strengthening investment and technology ties and ensuring resistance to destructive actions of unfriendly states and their alliances। unfriendly states कौन है? वेस्ट है, उनके alliances आप जानते हैं यूरोप है। In the document, Russia underlined that it will build on a privileged strategic partnership with India, a comprehensive deepening of ties and enhancement of coordination with friendly global sovereign, वही लिखा है पे friendly sovereign global centers of power, ऐसे उन्होंने बेसिकली इंडिया और चाइना को रेफर किया है। In principle, with the Russian approaches to a future world order and solutions for key problems of the world politics is particularly important for achieving strategic goals and objectives। वही बात है, कुछ भी नहीं। स्कीम फॉर रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान हिट्स रफ पैच। अब देखिए एक स्कीम एग्जिस्ट करती है किसके लिए कि 5.5 लाख रुपए दिया जाएगा पैसा पर फैमिली। ओवर 5000 हिंदू एंड सिख फैमिलीज जो आई थी, कहाँ से? इंडिया आई थी पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब रीजन से। कब आई थी? 1947 के पार्टीशन के समय में। लेकिन क्या है, ये इस स्कीम को सैंक्शन किया था 2018 में किया गया था पर, और इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है इस साल का। अगर आपने बजट पढ़ा है तो बजट में इसके लिए एलोकेशन भी हुई है, आई थिंक 25 करोड़ के करीब, यहाँ आप देख सकते हैं। पर ये स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पहली बात तो क्या फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उसमें से बहुत सारी मैक्सिमम ऐसी हैं, वैसे तो 70% ऑफ देम आर दलित्स, ठीक है, लेकिन और उनको डेफिनेटली कुछ रीएम्बर्समेंट, कुछ कंपनसेशन, ऐसा कुछ दिया जाना चाहिए। पर जो क्लेम्स हैं दे हैव बीन सेटल्ड फॉर ओनली 903 फैमिलीज फॉर द वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है ओरिजिनल, ठीक है, जैसे रिफ्यूजी कार्ड्स। अब 1947 के डॉक्यूमेंट्स अब किसके पास होंगे जब उन्होंने एंटर किया पाकिस्तान के सियालकोट रीजन से? इससे बहुत कम लोगों के पास है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये आ रही है। दूसरा है कि ये भी जो पार्लियामेंट्री पैनल है वो ये भी बताता है कि अब देखिए उनको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग तो 75 ईयर्स हो गए आए हुए हैं ना, सेटल हो गए हैं, बड़े बड़े उनके बिजनेस खुल गए हैं, तो उनको लगता है 5.5 लाख का हम क्या कर लेंगे और इतनी खेचल कौन झेले, है ना, तो छोड़ो। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। सर्ट इन मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट सेज सेंटर। वही RTI पे ऑफकोर्स एग्जाम्शन पे एग्जाम्शन, तो ये भी आप लिख सकते हैं। RTI पे कोई क्वेश्चन आता है ना कि more and more bodies have been included into the basket of exemptions. This is one point you can write because this is a recent trend, and what is expected out of you is something which is very relevant, which is very recent, because if it had not been recent it would have never been asked in your paper. If the examiner is asking you, आप उनको वही दीजिए जो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। द इंडियन कंप्यूटर, आप जानते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन, ठीक है, मे सून भी एग्जाम्प्ट, इन्हें एग्जाम्प्ट किया जाएगा कि कोई भी क्वेरी आपके पास आए RTI के तहत आप उसे डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ रिव्यूड अ प्रपोजल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ मैती से। ये प्रपोजल आया है कि आप सेकेंड शेड्यूल जो है ना RTI एक्ट का, उसमें सर्ट इनको भी इंक्लूड कर दीजिए। सेकेंड शेड्यूल एग्जाम्पशंस जिनको मिली हुई ना, एग्जाम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे CBI, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर जब आप अपना जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, तो जब आप उसमें लिख रहे हैं सेक्शन 8 के सब सेक्शन तो लिखेंगे ही, E लिखेंगे, सब सेक्शन J लिखेंगे, सब सेक्शन H के बारे में लिखेंगे, फिर आप ये भी लिखेंगे कि जो सेकेंड शेड्यूल में यानी कि जो कंटेन करती है एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, उसका बास्केट ना एक्सपैंड किया जा रहा है। ऐसे लिखेंगे तो इट वुड डेफिनेटली कैरी मोर वेट। Okay, interdepartmental consultations are ongoing to examine the proposal.
विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पार्टिसिपेटिंग, ये सारी बातें और कुछ नहीं है यहाँ पे। नेटो ने कहा है कि वी आर वेरी ओपन, उन्होंने कहा अरे हम तो मोर देन हैप्पी होंगे, किसी दिन हमें इंडिया बोल देना कि हम आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम उनके साथ कभी भी बैठने के लिए तैयार हैं चाय पे और चर्चा और उनसे बातचीत करना चाहेंगे कोऑपरेशन के बारे में। तो पता नहीं इंडिया कितने हद तक करना चाहता है कितना नहीं मिस्टर नेटो आपके साथ, ये डिपेंड करता है, क्योंकि नेटो के साथ ज़्यादा कोऑपरेशन का मतलब ऑफेंडिंग चाइना एंड रशिया। पहले ही वो बार बार ये कहते हैं, अभी जब जो उनके सार्गे लेवरोव आए है ना, जब हमने राइसीना डायलॉग पे देखा तो उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया को भी टारगेट किया है, ये बोलते हुए कि इंडो पैसिफिक को जानबूझ के कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नेटो द्वारा और उनकी कंट्रीज द्वारा। तो खैर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। लीडिंग यूएस ऑफिशियल सेड नेटो इज ओपन टू डीपनिंग टाइज विद इंडिया, जैसे ये लिखा है, डोर इज ओपन टू मोर कॉपरेशन इफ इंडिया सीक्स दैट, नेटो इज मोर देन हैप्पी टू सिट डाउन एनी टाइम विद इंडिया, ये इन्होंने कहा है। ओके, स्पीकिंग एट अ वर्चुअल एड्रेस, यूएस एनवॉय टू नेटो यूक्रेन, नथिंग मच और वही सारी बातें लिखी है। हैड लास्ट ईयर कंफर्म दैट, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने भी लास्ट ईयर कहा था कि जो दोनों साइड है नेटो और इंडिया यानी कि काफ़ी बातचीत करती हैं वेरियस लेवल्स पे। Okay, India and NATO have kept in touch in Brussels at different levels for quite some time now. This is part of our contacts with various stakeholders on various issues of mutual interest. Okay, NATO ministerial होगा April 4-5 को, but she also confirmed that NATO hasn't invited India for the meeting, which is quite good because we certainly don't want to be seen that way. Maybe कोई हमारे foreign policy में change हो जाए, but still the US official however informed that it will see participation from Japan and Australia. तो जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जो नेटो के मेंबर्स नहीं हैं, जो एशिया के मेंबर्स हैं, तो जापान और यूएस डेफिनेटली जाएंगे और जापान और ऑस्ट्रेलिया, और हम नहीं जाएंगे। और क्वाड पूरा चला गया ऑलमोस्ट, एक इंडिया रह गया नेटो की मीटिंग पे, तो विच इज़ डेफिनेटली समथिंग विच वी शुड पे अटेंशन टू। एंड लेट मी जस्ट चेक इफ एनीथिंग इज लेफ्ट हियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है, यूके टू ज्वाइन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी। ये हमें पता है पहले से ही, बहुत महीनों से इनकी चल रही है कॉन्वर्सेशन। ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप ट्रीटी है ये क्या है ये भी हम देख चुके हैं एशिया पैसिफिक एरिया की। तो यूके ने फाइनली फ्राइडे को डिसाइड किया है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP इसका मेंबर बनना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक डिस्क्राइब द आउटकम एज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ब्रेग्जिट फ्रीडम्स, कि हम सिर्फ EU का ही पार्ट नहीं, हम जिसका पार्ट, अब आप खुद सोचिए एक एशिया पैसिफिक बेसिकली रीजन या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में आप जा रहे हैं, आप थोड़ा यूरोपियन कंट्री हैं, है ना। तो और साथ में ये क्या पता चलता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, आई थिंक कहीं पे तो बोला है कि हाँ, the government said the deal was a gateway to Indo-Pacific region which would account for a majority of global economic growth in the future, which we very well know. Asia Pacific, Indo-Pacific is going to be the seat of the power. तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। Thank you so much. और आप जानते हैं US लीड करता है। Thank you so much. Please like the video.